नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित, कक्षा 8। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। सूबेदार और जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। किसकी मृत्यु के बाद? औरंगजेब की मृत्यु के बाद। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में हुई थी। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी किसने? सूबेदारों ने और जमींदारों ने। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी थी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सका था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक स्थिति पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभर कर सामने आने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज कौन सी सदी में उभरे थे? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, याद रखेंगे। अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी थी। जो अंग्रेज थे पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी थी के रूप में भारत आए थे। यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उन्हें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि वो विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर ये बहादुर शाह जफर हैं और ये उनके बेटे हैं। देख रहे हैं आप, किसके द्वारा पकड़े गए हैं? अंग्रेजों के द्वारा पकड़े गए हैं। ये बहादुर शाह जफर का बेटा है और इधर ये है। किसके द्वारा पकड़े गए हैं? अंग्रेजों के द्वारा पकड़े गए हैं। इनमें कैप्टन कौन है? हडसन के द्वारा पकड़ा गया बहादुर शाह जफर को। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं था, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था। जो विद्रोही थे 1857 क्रांति में, उन्होंने अपना नेता किसको माना था? बहादुर शाह जफर को माना था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही, किसके सामने? बहादुर शाह जफर के सामने ही मार डाल दिया गया। अंग्रेज भारत में कैसे आए थे? यहाँ से चले थे अंग्रेज, और देख लीजिए इस रास्ते आए थे। यहाँ पर क्या है? केप ऑफ गुड होप है अफ्रीका में, यहाँ से आए थे। और यहाँ से कहाँ पर आए थे? बम्बई में, फिर मद्रास में और कोलकाता में। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना सन 1600 में। कब आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में? 1600 में आई थी, याद रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्ट अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया था। उस समय जिस समय भारत में कंपनी आई थी उसमें कौन थी महारानी? इंग्लैंड की एलिजाबेथ प्रथम। और इजाज़तनामा या चार्टर्ड बोलते इंग्लिश में। कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार मिलेगा था। एक अधिकार होता है केवल एक कंपनी का अधिकार प्राप्त होना। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकेगी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमतें चीज़ खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों के प्रतिस्पर्धा का भय नहीं था, यानी कंपटीशन कम हो गया था। प्रतिस्पर्धा को इंग्लिश में कंपटीशन बोलते हैं दूसरी व्यापारिक कंपनियों से। उस ज़माने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों के पूर्व के बाज़ारों में आने से रोक सकता था। जब इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ वुड्स, यानी अफ्रीका का पश्चिमी तट था केप ऑफ वुड, जहाँ से जो जहाज़ थे इंग्लैंड के वो आए थे। चक्कर लगाते हुए हिंद महासागर को पार करते हुए पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। यानी सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे पश्चिमी तट पर भारत के, याद रखेंगे। कहाँ से आए थे? अफ्रीका के केप ऑफ वुड से होते हुए आए थे। वे गोवा में
अपना ठिकाना बना चुके थे। गोवा में पुर्तगालियों ने अपना ठिकाना बना लिया था। पुर्तगालियों के खोजी यात्री वास्को द गामा, जो पुर्तगाली था खोजी यात्री जिसने भारत की खोज की थी, कौन था? वास्को द गामा, याद रखेंगे। ने 1448 में पहली बार भारत पहुंचे समुद्री मार्ग का पता किया था। 1498 में वास्को द गामा भारत में आए थे। कहाँ पर? पश्चिम में, गोवा में। 17वीं शताब्दी के शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशने के लिए आ गए थे। यानी जो डच थे वो कब आए थे? 17वीं शताब्दी में आए थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी भी यहाँ पर आ गए थे। वाणिज्य क्या होता है? एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों का सस्ता कीमत पर खरीदा जाता है और ज़्यादा कीमत पर बेचा जाता है और मुनाफा कमाया जाता है, इसे व्यापार बोलते हैं, वाणिज्य बोलते हैं। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने सूती कपड़े, रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। यानी भारत की कौन सी चीज़ें की अधिक मांग थी? सूती कपड़े और रेशम की मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी मांग थी। ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा कंपटीशन होता है। भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई थी। भारत में इन सब चीज़ों की कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई थी। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि यूरोप में अधिक मांग होने के कारण उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा था। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने के यह एक ही रास्ता था कि अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को ख़त्म करें। लिहाज से बाज़ारों पर कब्जा करने की होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। 17वीं-18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिलता तो कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज़ को डुबो देते थे और रुकावटें डाल देते थे। व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों की किलेबंदी की गई थी और सुरक्षित रखा गया था। इसके द्वारा अंग्रेज़ों के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा, डचों के द्वारा और पुर्तगालियों के द्वारा अपनी चौकियों की किलेबंदी की गई थी। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने के इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों में भी टकराव हो गया था। इस प्रकार से व्यापार से राजनीति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले व्यापार कहाँ शुरू किया था? बंगाल में। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में कहाँ पर लगी थी? हुगली नदी के किनारे लगी थी। हुगली नदी कहाँ पर है? कोलकाता में है। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना व्यापार चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। व्यापारियों को उस ज़माने में क्या कहा जाता था? फैक्टर। इसे फैक्ट्री में वेयर हाउस था। इस फैक्ट्री में एक वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यानी जिस प्रकार से आज वेयर हाउस को गोदाम बोलते हैं, उसमें वेयर हाउस कहा जाता था जहां पर चीज़ों को इकट्ठा किया जाता था। यहाँ पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनियां के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव जमींदारी भी खरीदी थी। यानी 3 गांव की जमींदारी खरीद ली थी। किसने? अंग्रेजों ने। किससे? मुगल अफसरों से। याद रखेंगे। कितने गांव खरीदे? 3 गांव। इनमें से एक गांव का नाम था कालीकत्ता। क्या नाम था? कालीकत्ता, जो बाद में कलकत्ता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार को करने का फरमान जारी करेगा। फरमान क्या होता है? आदेश। शाही आदेश होता है फरमान। किसने दिया शाही आदेश? औरंगजेब ने। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और अब पहले से मौजूद अधिकारियों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगी थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। यानी केवल अंग्रेज़ों को ही क्या मिला था? बिना टैक्स के व्यापार करने का अधिकार मिला था। बाकी जो डच थे, पुर्तगाली थे, उनको टैक्स देना पड़ता था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी। यानी जो
कंपनी के ही अफसर थे जो खुद का व्यापार करते थे, उनको ये छूट नहीं थी, उनको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन कंपनी टैक्स फ्री थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई थी। जो अधिकारी थे, निजी अधिकारी व्यापार करते थे खुद का अपना, उनने भी क्या कर दिया कि हम भी टैक्स नहीं चुकाएंगे यदि ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स नहीं देगी तो। ऐसे में बंगाल के नवाब कौन थे? मुर्शिद कुली खां विरोध क्यों न करते, यानी मुर्शिद कुली खान ने विरोध किया अंग्रेजों का। व्यापारों से युद्ध तक 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था, यानी कंपनी का और बंगाल के नवाब थे उनका टकराव आपस में बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो बंगाल के नवाब थे अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों का स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अली वर्दी खां, उसके बाद शुजाउद्दौला बंगाल के नवाब बने। यानी बंगाल के नवाब पहले कौन थे? मुर्शिद अली खां, उसके बाद कौन बने? अली वर्दी खां, अली वर्दी के खाने के बाद कौन बना? शुजाउद्दौला बंगाल के नवाब बने। याद रखेंगे तीनों को, और तीनों क्रम भी याद रखेंगे। मुर्शिद, मुर्शिद के बाद अली, अली के बाद शुजाउद्दौला। ये सब शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया था, यानी कंपनियों को किसी प्रकार की रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराना मांगने लगे। नजराना होता है टैक्स। उसे सिक्के डालने का अधिकार छीन लिया गया और उसकी किलेबंदी बढ़ाने से रोक लगा दी गई। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया और उन्होंने दलील दी कि जिसकी वजह से बंगाल की सरकार को राजस्व वसूल कम होती है और नवाबों को ताकत कमज़ोर पड़ गई है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाब व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। ये रॉबर्ट क्लाइव हैं, देख लीजिए, जो बंगाल में आए थे, पहले थे। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांग से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटाए। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए अपनी ताकत बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन बढ़ता गया। प्लासी का युद्ध। कठपुतली क्या होता है? यह एक खिलौना है जिसे आप धागे के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाया जाता है और मजाक में उसे कठपुतली कहा जाता है। प्लासी का युद्ध। 1756 में अली वर्दी की मृत्यु हो जाती है और पहला कौन था? मुर्शिद था। उसके बाद शुजाउद्दौला नवाब बनता है। कहाँ का? बंगाल का। कंपनी के शुजाउद्दौला की ताकत से भय था। कंपनी शुजाउद्दौला से बहुत अधिक डरती थी। कंपनी सिराजुद्दौला की ताकत से बहुत डरती थी। सिराजुद्दौला की जगह एक ऐसा शासक कठपुतली बनाना चाहती थी जो व्यापारिक रियायतें दे और अन्य सुविधाएं आसानी से दे, आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी का नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद करे। यह हुक्म किसने दिया? सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को। किलेबंदी पर रोक लगा दी। बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं थे तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब कासिम बाजार, एक कासिम बाजार है बंगाल में स्थित है, इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नहीं, कासिम बाजार में एक इंग्लिश फैक्ट्री थी, उस पर हमला बोल दिया सिराजुद्दौला ने 30,000 सिपाहियों के साथ। नवाब की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। गोदाम पर ताला डाल दिया। अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए। अंग्रेज जहाज़ों को घेर लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर रुख किया। क्या आप जानते हैं कि प्लासी का यह नाम कैसे किस प्रकार पड़ा है? दरअसल असली नाम प्लासी है, प्लासी, जिससे अंग्रेज़ों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया था। इस जगह को प्लासी यहाँ पाए जाने वाले पलाश फूलों के कारण कहा जाता है। प्लासी जगह पलाश फूलों के लिए प्रसिद्ध है। पलाश के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसका प्रयोग होली के अवसर पर किया जाता है।
कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनते ही मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं का रवाना कर दिया। इस सेना का नौसैनिक बेड़ा की मदद भी मिल रही थी। यानी रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में किसका नेतृत्व किया था? अंग्रेजों की सेना का। नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चल रही। आखिर 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। 1757 की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, याद रखेंगे। और जो बंगाल की सेना थी उसका नेतृत्व सिराजुद्दौला ने किया था। और मैदान कौन सा था? प्लासी का था। डेट थी 1757। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण था उसके एक सेनापति का नाम था मीर जाफर। याद रखेंगे, मीर जाफर किसका सेनापति था? सिराजुद्दौला का। कि कारगुजारियों भी थी। इसके कारण ही मीर जाफर के कारण ही सिराजुद्दौला की हार हुई थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। यानी मीर जाफर की सेना की टुकड़ी थी, उसने हिस्सा ही नहीं लिया युद्ध में। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर कासिम को यहाँ का नवाब बनाया जाएगा। ये सिराजुद्दौला ऊपर दिखाया गया है, देख लीजिए सिराजुद्दौला कैसा व्यक्ति था। रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को चिट्ठी लिखी है। यहाँ पर प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया। प्लासी की युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया था। मीर जाफर नवाब बना। मीर जाफर शासक बन गया, कहाँ का? बंगाल का। किसके बाद? सिराजुद्दौला के बाद। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूलभूत उद्देश्य था व्यापार फैलाना। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता है तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा था कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों में नहीं चलते थे। आखिर उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता की दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को शासक बना दिया। मीर जाफर के बाद कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर का युद्ध हो गया। बक्सर का युद्ध किसके कारण हुआ? मीर कासिम के बाद। जाफर पहले बना था सिराजुद्दौला के बाद, फिर बना मीर कासिम। बक्सर का युद्ध 1764 में उसको भी हारना पड़ा। किसने? मीर कासिम ने। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया। किसको? मीर कासिम को। मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। यानी मीर जाफर को फिर दोबारा नवाब बना दिएगा। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपये कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने और व्यापारिक ज़रूरतों को अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसे चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके में तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में किसकी मृत्यु हुई? मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है और मीर कासिम पहले ही हार चुका है 1764 में बक्सर के युद्ध में। कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाब के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान कर दिया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ये किसका बयान था? रॉबर्ट क्लाइव का था। आखिर 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवानी नियुक्त कर दिया था। 1765 में मुगल सम्राट ने कह दिया कि बंगाल के शासक अब कौन होंगे? अंग्रेज होंगे, कंपनी होगी। दीवानी होता है टैक्स। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के उसके साथ व्यापारिक बढ़ता गया, लेकिन उसे यह ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी।
यानी सोना भारत को देते थे, चांदी देते थे भारत को, और भारत से वस्तुएं ले जाते थे। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाले आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, यानी भारत से सूती कपड़ा और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी। कलकत्ता में किले बना दिए गए, दफ्तर बना दिए गए थे। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे कंपनी के अफसर। सबसे पहला कौन शासक था? रॉबर्ट क्लाइव। नवाब बनने का उसका क्या मतलब था? इसका एक मतलब यह था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, सत्ता भी थी और ताकत भी मिल गई थी शासक बनने के बाद। इसके कुछ फायदे भी थे। कंपनी हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखते थे। नए कंपनी के कर्मचारी थे, नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखते थे। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया था कि वे कंपनी के अफसरों की निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। 1743 में। वह कौन था रॉबर्ट क्लाइव? इंग्लैंड से मद्रास चेन्नई आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। 18 साल की उम्र में अंग्रेज़ भारत आ गया था। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत कितनी पाउंड थी देख लीजिए। 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। 2 बार भारत के गवर्नर कौन रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव रहे थे, याद रखेंगे। दिलचस्प बात यह थी कि गवर्नर ने अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में सफाई देनी पड़ी थी, यानी खुद ही भ्रष्टाचारी अधिकारी बन गया था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और कंपनी में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उसे बनाया गया था। सरकार को उसकी अकुत संपत्ति की संदेह लगा। सरकार को लगा कि इसके पास जो संपत्ति है वह गलत है। उसे भ्रष्टाचार आरोप से बरी तो कर दिया, लेकिन 1774 में उसे आत्महत्या कर ली थी। देख लीजिए, 1774 में उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? रॉबर्ट क्लाइव की आत्महत्या करने के बाद। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत के निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। इनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी अच्छी बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीतते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्हें वहाँ पर आलीशान जीवन जिया। उन्होंने वहाँ के लोग नवाब कहते थे। जो भारत में आए अफसर अधिकारी अंग्रेज़ों के, उनको इंग्लैंड में क्या कहा जाता था? नवाब। क्या कहा जाता था? नवाब, याद रखेंगे। यह भारतीय शब्द नवाब से निकला है। भारतीय शब्द नवाब से नवाब बन गया, अंग्रेजी संस्करण बन गया। उन्हें लोग अक्सर अमीर और सामाजिक हैसियतों में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। कंपनी का फैलता शासन। 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई थी। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में हुई थी। के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व थे। जिस प्रकार से आज राज्यपाल होते हैं केंद्र के, उसी प्रकार से ये रेजिडेंट थे। इनकी कोई पावर नहीं थी। इन पर पूर्ण अधिकार किसका था? कंपनी का था। जिस प्रकार राज्यपाल पर होता है मंत्रिपरिषद का। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना, उन्हें आगे बढ़ाना। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारियों
और भारतीय राज्यों के भीतर मामले में दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें कंपनी के अफसर ही तय करते थे। कई बार कंपनी की रियासतें पर सहायक संधि थोप दी गई थी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपना स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। यानी जो सहायक संधि को मान लेते थे वो शासक और रियासत अपनी सेना नहीं रख सकते थे, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। और सहायक सेना के रखरखाव के लिए, जो सहायक सेना होती थी उसके रखरखाव के लिए जो भी खर्च आता था कंपनी के पैसे देती थी। कौन देता था? शासक, रियासत के शासक देते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक करते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी के कब्जे में आ जाता था। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेल्जली गवर्नर जनरल कौन था? रिचर्ड वेल्जली। कब था? 1798 से लेकर 1805 तक रहा था। उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था। 1801 में जो अवध का नवाब था उसके द्वारा कंपनी को आधा इलाका सौंपना पड़ा था, क्योंकि सहायक सेना के लिए पैसे अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद में भी कई इलाकों को छीन लिया गया था। यानी कंपनी की सेना शासक के पास रहती थी। इसका सारा खर्चा कौन देता था? शासक देता था। यदि खर्चा देने में चूक कर देता था तो जो शासक होता था, राजा होता था, उसकी ज़मीन को छीन लिया जाता था। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी? कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, राजनीतिक दार्शनिक जेसन मिल के द्वारा क्या लिखा गया है? रेजिडेंट की रियासत का राजा होता था। इन जो रियासत होती थी उसका राजा कौन होता था? रेजिडेंट होता था। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधा के तहत काम करने की छूट थी, जब तक स्थानीय राजा को पूरी तरह से अनिष्ट रहता था। रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता था। बक्सर की लड़ाई के बाद शासक कौन बना? शुजाउद्दौला। याद रखेंगे। निषेधाज्ञा, निर्देश, अधिष्ठा, दब्बूपन। टिप्पू सुल्तान को शेर-ए-मैसूर कहा जाता है। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों का खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष और सैनिक टकराव का रास्ता अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य में उदाहरण से यह बात समझ जा सकती है। हैदर अली कौन थे? हैदर अली मैसूर के नवाब थे। शासन कब तक था? 1761 से 1782 तक था। और उनके विख्यात पुत्र का नाम क्या था? टिप्पू सुल्तान था। टिप्पू सुल्तान का कार्यकाल कब से कब तक था? 1782 से लेकर 1799 तक था। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। मैसूर के रियासत के नियंत्रण में आता था। यानी जो मालाबार से व्यापार होता था वो किसके नियंत्रण में था? मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। अब मैसूर किस रियासत थी? टिप्पू सुल्तान की रियासत थी, जहाँ से कंपनी काली मिर्च, इलायची खरीदती थी। काली मिर्च और इलायची कंपनी कहाँ से खरीदती थी? मालाबार से। लेकिन मालाबार कब्जा किसका था? टिप्पू सुल्तान का था। 1785 में टिप्पू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाली बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची को निर्यात पर रोक लगा दी थी। यानी किस पर रोक लगाई थी टिप्पू सुल्तान ने? 1885 में चंदन की लकड़ी पर, काली मिर्च पर और इलायची पर निर्यात पर रोक लगा दी थी टिप्पू सुल्तान ने। स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने पर रोक लगा दी थी। यानी अंग्रेजों के साथ कंपनी के साथ कोई भी व्यापार नहीं कर सकता था। सौदागर कौन होता है? व्यापारी होता है। टिप्पू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों के गणित समझ विकसित कर लिए थे और सेना का आधुनिकीकरण किया था फ्रांस की मदद से। यानी टिप्पू सुल्तान के अच्छे संबंध थे, फ्रांसीसियों के साथ थे और उन्होंने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था फ्रांस के सहयोग से। टिप्पू सुल्तान और के बेटों को बंधक बनाया जा रहा है।
ये देख लीजिए, टीपू सुल्तान के दो पुत्र हैं, और ये टीपू सुल्तान है और ये अंग्रेज हैं। अंग्रेज इनको बंधक बनाते हुए, ये कार्नवालिस है। कौन है ये? कार्नवालिस। याद रखेंगे, टीपू सुल्तान के पुत्रों को बंधक किसने बनाया था? कार्नवालिस ने। और चित्र किसने बनाया? ये डेनियल औरम द्वारा बनाया गया है। 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। हमले के बाद टीपू सुल्तान अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी थी। मराठों, हैदराबाद के नवाब और टीपू ये इकट्ठे लड़े थे 1792 में, और टीपू सुल्तान को संधि करनी पड़ी थी। इस संधि के तहत उनके दो बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रखा था। ये चित्र बनाया गया यहाँ पर 1792 के युद्ध में बनाया गया था बंधक। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान को महत्वाकांक्षी, घमंडी, खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों के 4 बार युद्ध हुए। मैसूर और अंग्रेजों के बीच कितने युद्ध हुए थे? 4 बार युद्ध हुए थे। याद रखेंगे, कितने युद्ध हुए थे? मैसूर और अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध 1767 से 69 तक, दूसरा 1780 से 84 तक, तीसरा 1790 से 92 तक, और आखिरी 1799 में हुआ था। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में अंग्रेज कंपनी को सफलता मिल गई थी। श्रीरंगपट्टम आखिरी लड़ाई हुई थी श्रीरंगपट्टम में अंग्रेजों और टीपू के बीच। कहाँ पर हुई थी? श्रीरंगपट्टम में। कब हुई थी? 1799 में हुई थी। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए थे। मैसूर का राजकाज पुराने वोडियर राजवंश के हाथों में सौंप दिया था। वोडियर राजवंश कहाँ पर शासन करता था? मैसूर में करता था। किससे पहले? टीपू सुल्तान और हैदर अली से पहले, और टीपू सुल्तान के बाद फिर से वोडियर राजवंश ने अपना शासन किया मैसूर पर। मैसूर भी सहायक संधि थोप दी गई। मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई थी। 1782 में मैसूर के राजा कौन बने? टीपू सुल्तान। याद रखेंगे, 1782 में। एक बार अपने फरासी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे टीपू सुल्तान। वहाँ एक शेर उनके सामने आ जाता है। उसकी बंदूक मौके पर काम करना बंद कर देती है और कटार भी हाथ से गिरकर जमीन पर गिर जाती है। फिर भी टीपू ने निहत्ते ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उस शेर को मार दिया। इसी के बाद उन्होंने शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। उनका राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर थी। टीपू सुल्तान का खिलौना देख लीजिए। एक खिलौने मशीन थी जो खिलौने के रूप में दिखाई गई यहाँ पर। ये नकली शेर है, यूरोपीय सिपाही को दबोचे हुए है। जब इसकी हैंडल घुमा जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख सुनती थी। ये खिलौना है जो शेर का, ये कहाँ पर रखा है? आज लंदन की विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। लंदन में है कि विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, वहाँ पर रखा गया है शेर को। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम, मैसूर की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टम। टीपू सुल्तान यहाँ के शासक थे। रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मार दिया गया था तो अंग्रेज इस खिलौने को अपने साथ ले गए थे। मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर में मराठों की ताकत को काबू करना चाहते थे कौन? कंपनी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। किस किस के बीच हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई? मराठों के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। इसमें जीत किसकी हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और मराठे हार गए थे। लड़ाई में हारने के बाद दिल्ली से शासन चलाने का जो सपना था मराठों का, वो चूर चूर हो गया था। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया था। मराठों को कई राज्यों में बांट दिया गया था, छोटे छोटे राज्यों में। इन राज्यों की बागडोर किसके हाथ में थी? सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले, इन सब के हाथ में मराठों की बागडोर थी। इजाज़ अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा यानी सर्वोच्च मंत्री होता है। पेशवा क्या होता था मराठों के समय? सर्वोच्च सेनापति, जिस प्रकार आज प्रधानमंत्री होता है, के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल के सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था। जो पेशवा होता था वो सेना का और प्रशासन का प्रमुख होता था
और पुणे में रहता था। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि पेशवा कहाँ रहता था मराठों का, पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं शताब्दी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। कौन थे? एक तो थे महादजी सिंधिया और एक नाना फडणवीस। 18वीं सदी के दो मराठा सरदार थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ था। पहला युद्ध किसके बीच हुआ? अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ। कब हुआ था? 1782 में हुआ था। किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीता था। इन दोनों पक्ष बराबर बराबर छूट गए थे। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 में हुआ था और 5 तक चला था। कई मोर्चों पर लड़ा गया था। इसका नतीजा यह हुआ था कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा, दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। इसी समय हरियाणा भी कब्जे में आ गया था, क्योंकि हरियाणा दिल्ली का भाग था उस समय। 1817-19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध। तीसरा अंग्रेजों और मराठाओं के बीच युद्ध कब हुआ था? 1817 से लेकर 1819 तक चला था। तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया था। यानी तीसरे मराठा अंग्रेज युद्ध में मराठों की शक्ति को पूरी तरह से कुचल दिया गया था। पेशवा को पुणे से हटाकर कहाँ भेजा गया? कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया था। पहले पुणे में रहता था पेशवा, उसको उठाकर कानपुर के पास एक बिठूर है वहाँ पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया था। यानी मराठों का मुख्य शासन कहाँ पर था? दक्षिण भारत में था। वहाँ पर अब अंग्रेजों का शासन हो गया था। कन्फेडरेसी क्या होता है? गठबंधन होता है, याद रखेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग दिखाया गया चित्र देख लीजिए। सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त यूनिट से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति से चली हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 के बीच गवर्नर जनरल बनकर आए थे। भारत के नेतृत्व में सर्वोच्चता का एक नई नीति शुरू की गई थी। सर्वोच्चता आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि सर्वोच्चता की नीति किसने शुरू की थी? लॉर्ड हेस्टिंग ने शुरू की थी। कब की थी? 1813 से 23 तक की थी। यानी 10 साल का शासन रहा था इसका, हेस्टिंग का, और इसने सर्वोच्चता की नीति शुरू की थी। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है और इसीलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। याद रखेंगे, सर्वोच्चता की नीति किसने शुरू की थी? लॉर्ड हेस्टिंग ने शुरू की थी 1813 में। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने और उनको अधिग्रहण करने की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यानी भारतीय रियासतों को अधिग्रहण किया जा सकता है, कब्जा किया जा सकता है और उनकी धमकी दी जा सकती है कब्जा करने की। कौन? कंपनी। यह बात हेस्टिंग ने कही थी। यह सोच बाद में अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती है, लेकिन यह प्रतिक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेजों ने कित्तूर फिलहाल कर्नाटक में है, याद रखें कित्तूर कहाँ पर है? कर्नाटक में है, कि छोटे से राज्य को कब्जे लेने का प्रयास किया था। रानी चेन्नम्मा का संबंध कहाँ से है? कर्नाटक से है, याद रखेंगे, और कित्तूर नामक स्थान से। हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ कहाँ पर विद्रोह किया था, आंदोलन शुरू किया था? कित्तूर में। कित्तूर कहाँ पर? कर्नाटक में। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। जो रानी चेन्नम्मा थी, इसको 1824 में गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा और 1829 में इसको मृत्यु की सजा दी गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने प्रतिरोध जारी रखा। यानी कि रानी चेन्नम्मा की मृत्यु के बाद वहाँ के एक चौकीदार था, गरीब था बिल्कुल, रायन्ना, उसने प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्हें बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिर में उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 1823 में फांसी दे दी गई। देख लीजिए, 1829 में रानी चेन्नम्मा को फांसी दी गई और 1823 में फांसी दे दी गई थी किसको? चौकीदार रायन्ना को। प्रतिरोध के कई उदाहरण देखे जा सकते हैं। 1829 में ही सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। इस चित्र में देख लीजिए क्या दिखाया गया है।
कित्तूर रानी चेन्नम्मा का स्मृति चित्र दिखाया गया है। कहाँ पर है? कर्नाटक के कित्तूर में है। 1823 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूस के प्रभाव से डरी हुई थी। 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस से डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया पर फैल न जाए। उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब भी उत्तर पश्चिम भारत पर अपने नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्हें उत्तर पश्चिम भारत पर अपना कब्जा करना चाहते थे अंग्रेज। किसके कारण? रूस से डरे हुए के कारण। रूस से डर था कि कहीं रूस कब्जा न कर ले भारत पर। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी। यानी 1838 से लेकर 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ लंबी लड़ाई लड़ी। किसने? अंग्रेजों ने। वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया था। वहाँ पर सीधा कंपनी का शासन नहीं था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का शासन हो गया था। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। सिंध पर कब्जा अंग्रेजों का हुआ था? 1843 में हुआ था, याद रखेंगे। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। महाराजा रणजीत सिंह का शासन कहाँ पर था? पंजाब में था। लेकिन अंग्रेज महाराणा रणजीत सिंह से बहुत अधिक डरते थे। पंजाब की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। 1839 में उनकी मृत्यु हो जाती है। राजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हो गई थी? 1839 में मृत्यु हो गई थी। इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई। आखिर 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब का अधिग्रहण कर लिया। अंग्रेज़ों ने पंजाब का अधिग्रहण कब किया? 1849 में। राजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? 1839 में। विलय की नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से लेकर 1856 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने शासनकाल में शुरू हुई थी। यानी विलय की नीति किसके काल में आई थी? लॉर्ड डलहौजी के काल में आई थी। याद रखेंगे विलय। और 1848 से 56 तक चली थी। बिल्कुल याद रखेंगे इसको। लॉर्ड डलहौजी के काल में आई थी विलय की नीति 1848 से 56 के बीच। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई थी जिसे विलय की नीति कहा जाता है। विलय की नीति याद रखें किसने आई थी? लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे। 1848 से 56 तक शासनकाल रहा था। यह सिद्धांत इस तरह पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, यानी जो उसका राजकाज है उसका कोई पुत्र वाली वारिस नहीं है, तो उनकी रियासत को हड़प लिया जाएगा, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें कंपनी के शासन में शामिल होती गई। सबसे पहले कौन सी कार हुआ? सतारा। सतारा कब हुई? 1848 में। जो सतारा के राजा थे उनका कोई पुत्र नहीं था। संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854 में आखिरी थी जो कब्जे में आई थी अंग्रेजों के। 1856 में कंपनी ने अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया था। यानी अवध पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? 1856 में हुआ था। 1848 में किस पर हुआ? सतारा पर हुआ था। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तरीका अपनाया था। उन्होंने कहा था कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन, यानी अवध की जनता थी उस पर जो शासक था वहाँ का वो कुशासन शासन करता था, से आज़ाद कराने के लिए कष्टों से बंधे हुए हैं। इसीलिए वे अवध पर कब्जे करने के लिए मजबूर हैं। ये बात किसने कही थी? अंग्रेज़ों ने कही थी। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोगों ने 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए थे। 1857 के महान विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी, उसमें शामिल हो गए थे अवध के लोग। महाराजा रणजीत सिंह का दरबार देख लीजिए, यहाँ पर दिखाया गया है। ये देख लीजिए महाराजा रणजीत सिंह कहाँ पर बैठे हैं। ये महाराजा रणजीत सिंह बैठे हैं। संबलपुर के वीर सुरेंद्र का चित्र है। यानी संबलपुर के शासक कौन थे? वीर सुरेंद्र थे। याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे आ सकता है कि संबलपुर के शासक कौन थे? वीर सुरेंद्र थे। और संबलपुर को कब शामिल किया गया था? 1850 में। याद रखेंगे।
देख लीजिए 1797 का भारत, यानी ये केवल अंग्रेजों का कब्जा कहाँ था, संयुक्त प्रांत पर, और इधर आंध्र प्रदेश पर, इधर केरल में, थोड़ा तमिलनाडु में अंग्रेजों का कब्जा था, मद्रास में था 1797 में। और यहाँ पर 1840 तक अंग्रेजों का कब्जा देख लीजिए, यहाँ पर सब अंग्रेजों का कब्जा हो गया था, जो पीले रंग में दिखाया गया है। और 1857 के समय तो लगभग पूरे भारत पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। नए शासन की स्थापना, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग का शासनकाल कब से कब रहा था, 1773 से लेकर और 1785 तक रहा था। किसका, वारेन हेस्टिंग का। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने कंपनी की ताकत को फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी ने न केवल बंगाल बल्कि मुंबई, मद्रास में सत्ता हासिल कर चुकी थी। यानी वारेन हेस्टिंग के समय सत्ता कहाँ कहाँ पर हो चुकी, मुंबई और मद्रास में शासन हो चुका था। किसका, कंपनी का, वारेन हेस्टिंग के समय। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, प्रेसिडेंसी कहा जाता है। आज के केंद्र शासित प्रदेश और पहले की क्या थी, प्रेसिडेंसी थी। अंग्रेजों के समय प्रेसिडेंसी, प्रशासनिक इकाइयाँ बोलते हैं इनको। उस समय 3 क्या थी, प्रेसिडेंसी थी। कौन सी थी 3, बंगाल, मद्रास और मुंबई। याद रखेंगे। किस किस्म की बात है, वारेन हेस्टिंग। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, यानी गवर्नर के पास शासन होता था हर एक प्रेसिडेंसी का। 3 थी, कौन सी, बंगाल, मद्रास, मुंबई। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। इन सब में गवर्नर होते थे, राज्यपाल होते थे, और सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासनिक सुधार किए थे। न्याय के क्षेत्र में सुधार खासतौर पर उल्लेखनीय है। न्याय के क्षेत्र में सुधार किसने किए थे, वारेन हेस्टिंग ने किए थे। याद रखेंगे। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था शुरू स्थापित की गई थी। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया था कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, यानी हर एक जिले में 2 अदालतें होंगी, एक फौजदारी, दूसरी दीवानी। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपियन जिला कलेक्टर होते थे। जो दीवानी मामले हैं इनके अध्यक्ष कौन होते थे, यूरोपियन जिला कलेक्टर होते थे। और मौलवी हिंदू पंडित उनके भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। मौलवी मुसलमानों की, हिंदू पंडित हिंदुओं के कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी कागजी और मुफ्त के ही अंतर्गत थी, लेकिन कलेक्टर की निगरानी में काम करती थी। फौजदारी मुफ्त और काम का मुफ्त की थी और काजी के अंतर्गत आती थी। काजी क्या होता है, एक न्यायाधीश। मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। महाभियोग क्या होता है, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के दुराचार का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऊपरी सदन होती है, कहाँ की है, इंग्लैंड की है, में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है, इसे महाभियोग कहा जाता है। वारेन हेस्टिंग पर मुकदमा चला गया यहाँ पर। जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड वापस लौटे, एडमंड ब्रेकर ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया गया था। जो वारेन हेस्टिंग थे इस पर आरोप लगाया था एडमंड ब्रेकर ने कि बंगाल में सही रूप से शासन नहीं किया वारेन हेस्टिंग ने। इस आरोप के चलते वारेन हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था और 7 साल चला था। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या करते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संलग्न तैयार करने का काम सौंपा गया था। 1775 में हिंदुओं के लिए पंडितों को कहा गया, 11 पंडित बुलाए गए, उनको कहा गया कि तुम सभी कानूनों को मिलाकर एक अच्छा कानून बनाएं। एन बी हालहेड ने इस संकलन को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। जो पंडितों ने कानून बनाया था हिंदुओं के लिए, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, N.B. होल्ड ने किया था। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए
मुस्लिम कानूनों का एक संहिता तैयार की गई कर ली गई थी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में आया था। एक सोच न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके अलावा कोलकाता में अपीलीय अदालत थी। रेगुलेटिंग एक्ट का बाद 1773 में और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ पर? कोलकाता में। और कोलकाता में अपीलीय अदालत भी थी, जिसे सदर निजामत अदालत भी कहा जाता है। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना था तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों, दरोगाओं की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। उसका कार्यालय कलेक्टर के सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था। जो कलेक्टर का कार्यालय था और सत्ता का और संरक्षण का केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर धकेल दिया था। कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उनकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। सैनिक ताकत किसी थी? कंपनी की थी भारत में। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार घोड़े पर चलने के प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं और पैदल सेना थी। यानी जो मुगल थे, मुगलों की सेना तो घुड़सवार थी, एक पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी ही प्रशिक्षण दिया गया था। इन तलवारबाजी चला सकते थे और तीर चला सकते थे। कौन? मुगल। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य का एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना का जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों की जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। जो स्थानीय जमींदार होते थे, मुगलों को जब सेना की जरूरत पड़ती थी तो पैदल सेना मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों पर किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी थी। 18वीं शताब्दी में अवध में और बनारस में जो रियासतें थी, वहाँ पर किसानों को भर्ती किया गया अंग्रेजों के द्वारा, कंपनी के द्वारा उनको सैनिक प्रशिक्षण दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही क्या बोलते थे? सिपाही बोलते थे। जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, इसे आर्मी कहते हैं। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम हो गई थी। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट यानी तोड़ेदार बंदूक चला रहे थे। सिपाही कहाँ पर? अफगानिस्तान में, बर्मा में और मिस्र में। और मैचलॉक लेस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों की बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ता था। अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। किसकी? अंग्रेज़ों की। क्योंकि जो पैदल सेना थी वो ताड़ेदार बंदूक यानी मस्केट से और मैचलॉक से युद्ध लड़ती थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। यानी सभी सैनिकों को समरूप बनाया गया था। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण दिया गया था। अभ्यास और अनुशासन सिखाने जाने लगा था। अब उनका जीवन पहले से ज़्यादा। धर्मशास्त्र क्या होते हैं? संस्कृति का ऐसा कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीकों, आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व से 500 वर्ष से पहले से के हैं। सवार क्या होता है? घुड़सवार होते हैं जो घोड़ों की सवारी करते हैं। मस्केट क्या होते हैं? पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक। मैचलॉक क्या होता है? यहाँ पर दिखाया गया है। शुरुआती तौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। मैच माचिस से लॉक किया जाता था। नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाही को सेना खड़ा करने का चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय के सदस्य के बजाय सिर्फ सिपाही मानते थे?
ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गया भारत। 19वीं सदी की शुरुआत में नई वाप तकनीक आ गई थी। इससे समुद्र में आना जाना आसान हो गया था। समुद्र मार्ग से भारत आने में पहले 6 से 8 माह लगते थे। भाप के इंजन के वाले जहाज आने के बाद 3 सप्ताह में भारत में आ सकते थे। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज भारत आने लगे थे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग किसका था? अंग्रेजों के कब्जे में था। 1857 में 63% हिस्सा अंग्रेजों के कब्जे में था और 78% आबादी पर अंग्रेजों का सीधा कब्जा था। याद रखेंगे, देश के शेष भूभाग पर और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। डच व्यापारी 17वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। 17वीं शताब्दी में कौन? डच पहुंचे थे दक्षिण अफ्रीका में। जल्द ही दास व्यापार शुरू किया गया था। डचों के द्वारा ही दास व्यापार शुरू किया गया था दक्षिण अफ्रीका से। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा था। 1834 में दास प्रथा अंत किया गया था। इन दास प्रथा का अंत कब हुआ था? याद रखेंगे, 1834 में हुआ था। समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी समातों को दासों की संख्या 36,774 थी। 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी की आंखों देखा हाल नीचे लिखा है। चलिए इस लेसन के हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं। शेर मशहूर टिप्पू सुल्तान। अरानी नमक समुद्र कहाँ से था? कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। सिपाही से बना है। और वारेन हेस्टिंग भारत के पहला गवर्नर जनरल था। और भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दीवानी था। और फौजदारी दाल से चलेगा। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत प्लासी के युद्ध से शुरू हुई थी 1757 में से। डलहौजी ने विलय की नीति अपनाई थी। मराठा रियासत मुख्य रूप से भारत के किस भाग में थी? दक्षिण भाग में थी। प्रश्न नंबर 3 सही और गलत करें। मुगल साम्राज्य 18वीं शताब्दी में मजबूत होता गया। बिल्कुल गलत है, कमज़ोर होता गया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। बिल्कुल एक थी, पहले तो कई थी लेकिन बाद में एक रह गई थी। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। बिल्कुल थे। अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए, नहीं बहुत अधिक किए थे। ये भी गलत है, ये भी गलत है। लेकिन शुरू में तो अनेक थी। डच थे, पुर्तगाली थे और फ्रांसीसी थे, लेकिन बाद में एक रह गई थी। शुरू में क्या थी? अनेक थी, बाद में एक थी। गया सही है। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, आपको वीडियो कैसी लगी।